Hello everyone, can you hear my voice or is the screen visible to you? Okay, so it shall be fine. So let us wait for some time. Let us wait for the other participants to come. Okay. See, I have allowed you to unmute yourself. तो आप जब जरूरत पड़े तो you can unmute yourself and tell me about your doubts and all. ठीक है, आपको unmute कर सकते Yes, हैं. sir. ठीक है. और वही है, chat box में आपको बताना है जो भी आपका doubt है. You can tell me through the chat box. So let us wait for some participants to join in. Then we will start at 12. Okay. अभी voice वगैरह तो clear है ना सबको? Okay, ठीक है, fine. We have around 40 students right now. 42. I'm a rider. From Inspector Chulbul Pandey. Good afternoon. Good afternoon, Mr. Chulbul Pandey. अरे कुछ भी नाम रख लो यार, थॉर और रखो. वी वांट सम सुपर हीरोज एज वेल. देखो इंडियन हीरो वाला नाम मुझे उतना पसंद नहीं आता, बिकॉज इंडियन हीरो वो होता है जो हीरोइन को गुंडों से बचाए. अभी तो देश को और दुनिया को बचाने वाले हीरोज की जरूरत है. सो वी नीड सुपर हीरोज, राइट? सो यू कैन रीनेम योरसेल्फ. गुड आफ्टरनून. म्यूट कर लो अपने आप को, ज्यादा आवाज मत करो. Talk when it is necessary, when you have a doubt or when you want to communicate something important. साउथ के हीरो ज्यादा ताकतवर होते हैं. ओके, नहीं बट वो भी उसी कैटेगरी में रहता है, 2-4 गुंडे ज्यादा पीट देते हैं वो. उससे ज्यादा और कुछ नहीं. लेक्चर नोट्स डाल देंगे. हाँ, लेक्चर नोट्स तो डाल ही रहे हैं सारे लेक्चर्स के.
वो तो आपको दिख ही रहा होगा, दैट इज विजिबल टू यू। कथन बता नहीं पाएंगे, रुक जाओ अभी थोड़ा सा बता देंगे, यदि होगा 2-3 दिन पहले तो। तो ए कब तक नमस्ते, रहने वाला है क्या चीज? क्लास? वही 1.5 घंटा, 1 hour 30 minutes। ठीक है। We have around 66 participants. Cool. बताएंगे नमस्ते कब डिस्कस करेंगे। अरे ए नमस्ते वगैरह नॉर्मल क्लास में तो डिस्कस कहाँ होती थी, वो तो हम लोग कोई बुकलेट ही डिस्कस करते थे ना। तो जो बुकलेट दिया वो आपको किया मैंने डिस्कस, ज्यादातर लोग तो भाग गए थे, नियरली हाफ पार्टिसिपेंट्स। तुम भी तो भाग ही गए थे कल के डाउट क्लास में, मिस्टर राज जैन। Fine, we have around 73 people right now with us. टेस्ट बताएंगे, रुक जाओ, टेस्ट का भी तो नहीं कुछ है आइडिया, कब देंगे। बुकलेट वाज नॉट कंप्लीट, ओके ठीक। मेजर टेस्ट का कुछ आइडिया नहीं है, देखो कब कर पाते हैं। ठीक है, we will let us start now because हो गया है समय अब। So fine everybody, we will start and you can post your doubts either in the chat box or you can raise your voice, you can unmute yourself and ask your doubts. I think it is that okay? सर रिकॉर्डिंग भेजने वाले हो क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग तो अभी नहीं आएगा, अभी आपको नोट्स मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी तक मैंने देखो रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया है, यदि तुमको स्क्रीन दिख रहा है तो कर सकते हो। ठीक है। रिकॉर्ड में चालू कर रहा हूँ, अरे इस रिकॉर्डिंग हो रहा है, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। चलो ठीक है, स्टार्ट कर दिया था। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सी लास्ट के लेक्चर में, आई होप यू रिमेम्बर, हमने क्या पढ़ा था? लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है बट अभी आपको तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर किए थे, तो आज करने वाले हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी एफसीसी स्ट्रक्चर। तो एफसीसी की यदि हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है? देयर आर एटम्स present at the corners and at each of the face centers तो एफसीसी में क्या होता है? देयर आर एटम्स एट दी कॉर्नर्स एंड सर कुछ नहीं मिलेगा, व्हाट डू क्या चाहिए तुम्हें? दिनेश 04 क्या चाहिए? कुछ नहीं मिलेगा, व्हाट डू यू वांट? सी, तो देयर आर एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड ईच ऑफ द फेस सेंटर्स। मतलब यदि मुझे इसको ऐसे दिखाना है, मैं इसका आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इट ऑन दिस शीट। लेट अस से दिस इज अ क्यूब। तो अब ये क्यूब में देयर आर एटम्स एट द कॉर्नर्स एंड इन एडिशन टू द एटम्स एट द कॉर्नर्स देयर आर एटम्स प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स एज वेल, ठीक है। तो फेस सेंटर वाले एटम भी हैं, फेस का सेंटर मैं आपको दिखा दूंगा। तो एक काम करते, पहले आपको इमेज में दिखा ही देता हूँ, दैट विल बिकम मोर रेलेवेंट। सो सी, दिस इज द एफसीसी स्ट्रक्चर।
दिस इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी स्ट्रक्चर। कैन यू ऑल सी इट? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? एवरीबॉडी प्लीज से यस और नो। अरे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए आपको दिखाई दे रही है ये फोटो। ठीक है, कूल। तो देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये एफसीसी का स्ट्रक्चर है। सो इन एडिशन टू द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स देयर इज एन एटम व्हिच इज आल्सो इंसर्टेड एट द फेस सेंटर। ठीक है, अब ये वाली एटम जो है बीच में आई है, तो यहाँ पे फिर से यू कैन सी देयर आर इंटरस्टिशियल स्पेसेस व्हिच आर जनरेटेड एट द एजेस। समझ में आ रही है बात? देयर आर इंटरस्टिशियल स्पेसेस व्हिच आर आल्सो जनरेटेड एट द एजेस। तो अब इंटरस्टिशियल स्पेस जनरेट होने से इसका भी एज लेंथ सिंपल क्यूबिक से तो बड़ा ही होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो यस और नो। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे z बता दो, z कितना होगा इसका, मतलब z होता है इफेक्टिवली कितने एटम्स अंदर लाई कर रहे हैं यूनिट सेल के। तो z बताइए कितना होगा। एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। उमेश सेज 14। देखो 14 तो टोटल है, बट इफेक्टिवली अंदर कितने हैं? इफेक्टिवली अंदर कितने हैं? अंदर हैं 4। गुड। तो देखो तुम्हें 2-3 चीजें पहले तो ये दिखाना है कि एफसीसी होता कैसा है, वो समझाने के लिए आई होप कोई स्ट्रक्चर 3D में दिमाग में बैठ गया होगा। तो हो क्या रहा है, देयर आर एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द एज 8 फेस सॉरी 8 कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे तो कंट्रीब्यूशन एक एटम जो अंदर आता है दैट इज 1/8, राइट? कॉर्नर पे जो नेट कंट्रीब्यूशन एटम को अंदर मिलता है दैट इज 1/8। तो अभी 8 मिल जाएंगे कॉर्नर्स वाले, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 विल बिकम 1। मैं लिख दूंगा आपको उधर, मतलब मैं भी फोटो दिखा रहा हूँ इधर से। ठीक है, फिर क्या होगा, 6 बॉडी सेंटर है, सॉरी 6 फेस सेंटर पे है। तो फेस सेंटर वाला कितना लाई कर रहा है इनसाइड, ये बताओ। फेस सेंटर वाला एटम कितना इनसाइड लाई कर रहा है? एवरीबॉडी 1/2। गुड। ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है आधा अंदर है आधा बाहर है, तो 6 into 1/2 एडिशनल आ जाएगा। और यहाँ पर शायद तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि इंटरस्टिशियल स्पेस भी है जो कि जनरेट हो रहा है एजेस पे। अब देखो कंप्लीटली टच कर रहे हैं कौन से? कॉर्नर और फेस सेंटर वाले एटम। तो आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। डू यू हैव एनी डाउट इन द थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड? पहली चीज हमने बताई इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में, है ना? पहली चीज हमने बताई। हाँ बोलो, कोई बोलना चाह रहा है? हाँ बोलो, स्पीक अप। सर हाँ वो फेस सेंटर वाला दोनों फेस सेंटर एक दूसरे को टच हो रहे हैं क्या? दोनों फेस सेंटर एटम्स नहीं, आजू बाजू वाले फेस सेंटर। जैसे ये और ये, हाँ 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 वो और हाँ कंप्लीटली टच कर नहीं करेंगे बट पार्शियली टच करेंगे। हाँ, तो बीच में एक पॉइंट पे टच होगा ना अंदर? हाँ अंदर टच होगा, बट बीच हाँ में खाली जगह भी होगा अंदर। हाँ हाँ सर। इंटरस्टिशियल का गणेश गायतोंडे, अरे क्या नाम रखा है, कुछ अच्छा नाम रख रहे, थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगे। तो देख गणेश गायतोंडे, तो यहाँ पे क्या है गणेश भाऊ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक जो खाली जगह वो कैसे बनाई, इज दैट योर प्रॉब्लम? ठीक है, ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गणेश भाऊ देखिए यहाँ पे एटम्स आपने बीच में डाला, तो बीच में क्या हो रहा है, ये एटम्स जो नजदीक थे इसके बीच में आने से खाली जगह बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ये समझ में आया? इज दैट क्लियर गणेश भाऊ? इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? इसका फील कैसे दिलाओ, मतलब ये तुम्हें देख के अज्यूम करना पड़ेगा कि एटम जैसे कॉर्नर्स पे थे बीच में आ गए तो ये बीच में खाली जगह बन गया। इज दैट क्लियर? अंदर से खाली जगह, हाँ अंदर में खाली जगह होगा। फाइन, तो आई थिंक इट इज क्लियर। बाकी चीजें समझ में आ गई जो हमने समझाने की कोशिश करी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? चलो फिर आ जाते हैं वापस उसके ऊपर, हमने जो एनालिसिस चालू किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखो आई होप ये वाली चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है? क्या क्या समझ में आई होगी? पहले तो z हमें निकालना है, वो देख लेते हैं। तो देखो z क्या है, z मतलब इफेक्टिवली कितने एटम्स इनसाइड लाई कर रहे हैं यूनिट सेल के। इज दैट क्लियर? तो 8 जो है 8 into 1/8 वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है कॉर्नर से। आई होप इट इज क्लियर। प्लस 6 into 1/2 ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है फेस सेंटर्स। सर आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। ऑडियो ब्रेक हो रही है, और बाकी को भी ऑडियो की दिक्कत है क्या? कैन यू हियर मी क्लियरली? हाँ सर। यस सर। यस सर। बहुत लैग हो रहा है। लैग किनका हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। लैग नहीं हो रहा है। अच्छा आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन देख लो सर, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। हाँ सस्ते में। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। 8 into 1/8 जो है कॉर्नर से आ रहा है, और दूसरा है 6 into 1/2, so this becomes 4।
तो इफेक्टिवली कितने एटम्स हो गए अपने पास? 4। वैसे मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और पूछने का भी मौका दे रहा हूँ। वॉइस में बता सकते हो अनम्यूट करके, या फिर चैट बॉक्स में लिख दो। तो जेड में तो क्लियर हो गया होगा ना? जेड में इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब देखो व्हाट इज दैट मतलब क्या रहता है? जेड मतलब उस एटम के, मतलब उस यूनिट सेल के अंदर कितने आ रहे हैं। समझ में आया? अरे मान लो तुम्हारे घर और तुम्हारे पड़ोसी घर के बीच में एक पपीते का पेड़ उग गया, और जो कि बिल्कुल बाउंड्री में है, तो आधा पपीता तुम खाओगे और आधा पपीता बगल वाला खाएगा। ठीक है, तो वैसा वाला केस है। तो जो एटम बाउंड्री पे है वो दोनों के बीच में आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो वो जेड इफेक्टिव का मतलब होता है कि कितना एटम इफेक्टिवली यूनिट सेल के अंदर है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अरे समझ में आया? यस सर। ओके फाइन। सो नाउ लेट अस सी कि हमें और क्या करना है। हमने z निकाल लिया, अब हमें बताना है क्या? रिलेशन बिटवीन a एंड r। रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r। a और r के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो देखो a और r के बीच में रिलेशन कैसे बताएंगे, क्या क्या चीजें हमें अभी डिस्कस करनी थी। देखो यदि हम फेस सेंटर की एक बात करें, जैसे ये फेस सेंटर क्यूबिक है, हमने एक फेस सेंटर बनाया है, तो ये एटम्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं? दीज एटम्स आर लाइंग एट द कॉर्नर्स एंड देयर इज एन एटम। इसको थोड़ा सही बना लेना। दीज विल टच ईच अदर। एक सेकंड है ना, ये एटम्स एक दूसरे को टच तो नहीं करेंगे, बट तुमने ये देखा होगा कि ये जो बीच वाला एटम है इन सबको टच करेगा। इज दैट क्लियर? ये भी इसको टच करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना कुछ बोलो, चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ सर। ठीक है, तो अब मान लो, सर हाँ बोलो क्या बोलना है, बोलो। दिस इज एज लेंथ a. Somebody was speaking. If you have any doubt, you can reply on chat box, or you can ask it to me. You can unmute yourself. सर एफसीसी का इमेज दिखाओ ना। अरे यार कितना देर दिखाया, तुम क्या कर रहे थे तब तक? एफसीसी का इमेज दिखाता हूँ। ये देखो एफसीसी का फोटो है, दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, ये फोटो है एफसीसी का। तो एफसीसी का फोटो में देखो क्या है, ये बॉडी सेंटर, सॉरी फेस सेंटर है, ये कॉर्नर है। तो अब देखो बीच में खाली जगह है ना, अब बीच में जो खाली जगह है इसका मतलब जो बॉडी सेंटर वाले आइटम्स है वो टच नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? जो बॉडी सेंटर वाले आइटम्स है वो टच नहीं कर रहे हैं। अब देखो हो क्या रहा है, कॉर्नर वाले आइटम भी टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो टच कौन कर रहा है? फेस सेंटर वाला आइटम। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो एवरीबॉडी। फेस सेंटर वाला ही आइटम टच कर रहा है। जस्ट अ मिनट। तो अब हम लोग को दिखाई दिया है क्या कि फेस सेंटर वाले आइटम्स जो है वो एक्चुअली में टच कर रहे हैं। तो अब मान लो ये एज लेंथ a है, तो फेस सेंटर वाला ही कंट्रीब्यूशन लेंगे। तो ये जो लेट से ये AD फेस डायगोनल, AD फेस डायगोनल कितना आएगा बताओ? √2a आएगा ना। और यहाँ पे रेडियस क्या हो गया? r, 2r और r, तो हमें मिला √2a इज इक्वल टू 4r। अरे बालक रुक जा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? रुक तो जा, अभी करने दे धीरे धीरे स्टेप वाइज। √2a इज इक्वल टू 4r, तो a आ गया 2√2r। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? किसी कोई समस्या है अब तक जो हमने पढ़ा उसमें? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? a इज इक्वल टू 2√2r। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट काम। अब देखो यहाँ पर एक चीज और हमें समझनी है कि हमने एटम्स देखे कॉर्नर वाले टच नहीं करते एक दूसरे को। इनफैक्ट बॉडी सेंटर के बीच में भी खाली जगह है तो वो भी टच नहीं करते। बीसीसी में बॉडी सेंटर वाले टच करते, इसलिए वहां पे लिया था, और यहाँ पे हमने फेस सेंटर वाले लिए हैं क्योंकि फेस सेंटर वाले ही टच करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, साइमल्टेनियसली यू कैन कीप राइटिंग। तुम धीरे धीरे लिखते रहो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये नोट्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, दे विल बी अपलोडेड इन द। तो ये लिखने का काम जैसे देखो जल्दी जल्दी करो तो बेहतर है। बट होता क्या है, अच्छा रहा यही रहेगा कि जब बताया जाए तब तुम लिख लो, तो उससे दिमाग में क्या होता है, तुमने पढ़ लिया और लिख भी लिया, सो बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। मुकुंद कुछ बोलना है तुम्हें? देखो पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, या फिर लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ एटम देखो 4 एटम है और हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आएगा a क्यूब, तो हमने देखा a इज इक्वल टू 2√2r है, तो यह है 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2√2r का होल क्यूब। ठीक है, बताओ इसको सॉल्व करके कितना आता है?
ये सॉल्व करके बताओ कितना आता है, बताओ ये आएगा कितना? 74%। सर 74 0.7 के आसपास आता नहीं 0.74 आता है एग्जैक्टली। ये 2 into 2 into 2 8 हो जाएगा, 8 into 16 16 root 2 आएगा, ठीक है। एक सेकंड 2 into 2 into 8 into 16 ठीक है, r क्यूब कैंसल, ठीक है। तो ये आया क्या, पाई अपॉन 3 रूट 2, ठीक है। तो दिस बिकम्स 0.74। इसमें किसी को डाउट है ये कैलकुलेशन, ये आपको 74% याद रखना है। तो परसेंटेज पैकिंग कितना है, 74%। हाँ सर। और ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस क्या है, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस बोलो या फिर वॉइड बोलो, दैट इज 26%। द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस है 26 और परसेंटेज पैकिंग 74। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अच्छा ये बताओ एज लेंथ जो है, अब हम बात करते हैं डी यानी इंटरस्टिशियल स्पेस की। तो इंटरस्टिशियल स्पेस कैसे निकालोगे, डी फिर से वही आएगा ना, a माइनस 2r। तो a क्या है 2 रूट 2r माइनस 2r। तो ये क्या आया 2, जस्ट ए मिनट, ये आ गया 2r रूट 2 माइनस 1। दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। ये समझ में आया नहीं आया? न्यूमरेटर में 4 पाई आएगा, कैसे न्यूमरेटर में 4 पाई, अरे वो कट जाएगा ना 16 16, 4 into 4 16 हो गया। नारायण इज दैट क्लियर? बोलो। एक बार इंटरस्टिशियल स्पेस समझाओ, मुझे समझा नहीं एक्चुअली वो। अरे इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब खाली जगह, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा घर का कमरा है, तुमने यहाँ एक टेबल रखा है, यहाँ पर एक टेबल रखा है, तो बीच में खाली जगह है ना। हाँ हाँ। तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस है जो बीच में तुमने रखा है टेबल के बीच में, ताकि तुम जा सको। तो ये यदि कमरे का डिस्टेंस d है और वो सर्कुलर टेबल का r हुआ, सॉरी कमरे का ये a रखा है हमने, तो ये d क्या हो गया बताओ, a माइनस 2r हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर समझा। नारायण तुम्हें क्लियर हुआ और कैसे आया नारायण? हाँ सर। ठीक है, ठीक। तो अब ये लिख लीजिए एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है नहीं है तो इसको आप लिखिए, राइट इट डाउन एवरीवन। शुड आई स्क्रॉल अप और डाउन? टेल मी अबाउट इट। स्क्रॉल डाउन प्लीज सर, स्क्रॉल डाउन प्लीज। इज दैट फाइन? यस यस। मच मोर। मच मोर, इसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं शायद मैंने। थोड़ा और। ठीक है, ओके डन। यस सर। ठीक है चलो स्क्रॉल अप प्लीज। ओके ठीक है, स्क्रॉल करता हूँ। देयर इज समबडी हु इज आस्किंग टू स्क्रॉल अप। ठीक है, अब समझ में आया? लिख लिया सबने? स्क्रॉल डाउन। जब सब स्क्रॉल अप बोले तो स्क्रॉल अप बोलो, कोई बोलेगा अप, कोई बोलेगा डाउन, तो मैं क्या करूंगा? लेकिन इधर को अप और डाउन साइमल्टेनियसली तो पॉसिबल नहीं है। अभी अप कर लो, फिर थोड़ी देर में डाउन कर देता हूँ, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ नीडेड, ठीक है। ओके डन एवरीवन, लिखने का काम हो गया? तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो देखो हमने एफसीसी के बारे में पढ़ा है अभी। देखो एक और यूनिट सेल होता है, वो ज्यादा कोर्स वर्क में है नहीं, क्वेश्चन आता नहीं है उसके ऊपर, बट फिर भी एक होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक। लेट अस सी व्हाट इज दैट। राइट डाउन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो ईसीसी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। इसका मतलब तुम्हें समझ में आएगा आने वाले टॉपिक्स में। एंड सेंटर है ईसी। इसमें क्या है, मान लो जैसे ये एक यूनिट सेल है, दिस इज द यूनिट सेल, ठीक है। तो अपोजिट क्या होगा, अपोजिट लैग कर रही है, और किसी को लैग कर रही है। इको How many of you are है। unable to लैग हो hear? रही है। सर इको। सर लैग हो रही है हो रही है। बीच बीच इको हो रहा है, इको।
हो रहा है सर। इको हो रहा है, ओके। देयर आर सम पीपल आर राइटिंग लैग सर आवाज लैग हो रहा है। हैक हो गया सर। अरे कुछ नहीं हो रहा है। सबको आ रही है सर। हो रहा है। लैग हो रहा है। अच्छा ठीक है, पहले सब लोग शांत हो जाओ। अभी कैन यू हियर मी? इज इट फाइन नाउ? यस नो। नो? यस सर। यस सर। यस। म्यूट तो कर सकते Yes, हैं। yes, sir. म्यूट कर देते हैं अभी सबको फिर। ठीक है, इज इट फाइन नाउ? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। इज इट फाइन नाउ? नहीं, मैं एक्चुअली वो बोल नहीं रहा था उस वक्त। आई वाज ट्राइंग टू म्यूट एवरीवन ताकि आवाज बेहतर आए। ठीक है ना? आई थिंक इट इज फाइन नाउ। एल्स यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स। शायद सब बोल रहे होंगे, इससे शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। आई होप अभी तो साउंड का इशू नहीं है ना? सब लोग बताइए। आई थिंक आई एम क्लियरली ऑडिबल। ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन। तो अब देखो एंड सेंटर्ड क्यूबिक में क्या है। देयर आर एटम्स एट द ऑपोजिट एंड सेंटर्स। देयर आर atoms present at लास्ट स्लाइड एक बार। अरे स्लाइड में तो मैंने वो फोटो दिखाई थी। श्लोक तुम्हें क्या देखना है? वो एफसीसी देखना है क्या, या फिर पिछले पेज पे जाऊं मैं? क्या बोलना चाह रहे हो मिस्टर श्लोक? एक बार इंटरस्टिशियल। अरे यार क्या देखना है तुम्हें? ये देखना है क्या? ये देखना है श्लोक? ये देखना है श्लोक? इज दैट क्लियर? यू कैन रिप्लाई नाउ। रिप्लाई तो करो अब। नहीं है क्लियर? क्या दिक्कत है बताओ? अरे क्या दिक्कत है? अरे वो लिखना है। पीडीएफ डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तुम उसमें जो छूट जाएगा वो लिख लेना उससे। ठीक है। नाउ कमिंग टू द एंड सेंटर। सी देयर आर एटम्स प्रेजेंट एट द अपोजिट फेस सेंटर्स। अपोजिट फेस सेंटर। अब वो सारे अपोजिट फेस सेंटर नहीं, एनी वन in addition to atoms at the corners. In addition to the atoms at the corners. ओके अब देखो ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। यहाँ पे होता क्या है, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे z कितना आएगा? दो अपोजिट फेस सेंटर, मतलब ये वाला और ये वाला, इसलिए मैंने एरो से दिखाया इनको कि ये दोनों होने हैं। तो अब ये 2 into 1/2 प्लस 8 into 1/8 आया, ये 2 आएगा। देखो यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे तो एफसीसी जैसा आएगा क्योंकि यहाँ टच करते हैं, बट ये असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके ज्यादा डिटेल हम लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए इसकी पूरी एनालिसिस हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो वही रिलेशन आएगा बट इधर नहीं आएगा। 1/2 कैसे? बिकॉज ये तो फेस सेंटर पे ही है ना, फेस सेंटर का आधा ही आता है ना। क्लियर? अरे जैसे फेस सेंटर तुमने देखा होगा तो फेस सेंटर पे तो 1/2 ही आता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर असिमेट्रिकल मैंने क्यों बोल दिया? क्योंकि देखो यहाँ पे तो वैसे ही डायमेंशन है, तो यहाँ पे तुम निकालोगे तो a = 2√2 आ रहेगा, बट इधर तो कुछ है नहीं ना, तो चारों तरफ सिमिलर अरेंजमेंट नहीं है। इसका स्लाइड पे इमेज नहीं है, सीधा तुम मान लो कि यहाँ पर ही दो एटम है, क्योंकि ये मिलता नहीं है ज्यादा, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ज्यादा कॉमन है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। आर्यन वाह, अरे वाह, अंग्रेजी बहुत आता है। अनसिमेट्रिकल बोल रहा है, असिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा बता? अच्छा अनसिमेट्रिकल कैसे? ओके, अनसिमेट्रिकल ऐसे है क्योंकि यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे तुम रिलेशन निकालोगे इस एज पे, तो अब ये आएगा a = 2√2r, जैसे पिछले बार आया था एफसीसी में। यहाँ पे क्या आएगा? a = 2√2r। यहाँ पर तो ये टच ही नहीं कर रहे हैं ना,
यहाँ पर तो ये टच ही नहीं कर रहे हैं, तो एज लेंथ ए है और ए और आर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। यहाँ पे एज लेंथ क्या होगा, एज लेंथ ए मान लो तुम, एज लेंथ तो ए मान सकते हैं ना, एज लेंथ ए ही होगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तुम जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, मैंने अनम्यूट करने का राइट अभी दिया है। डाउट क्या पूछना चाह रहे हो? अरे यार अनम्यूट करने का सर हाँ सुनो बोलो। ना, कुछ लोग वो आवाज काट रहे हैं, उनको ही निकाल दो ना फिर, मतलब म्यूट कर दो। अरे वो ऐसे मेरे को आइडेंटिफाई करना 140 बच्चों में बड़ा मुश्किल होगा, वही करता रह जाऊंगा मैं। तुम्हें क्या डाउट है तुम बताओ, जब जरूरत पड़ेगी तो आई विल अनम्यूट। ए और मतलब जो ए और किसका फोन बज रहा है? ए और रेडियस में क्या ये रिलेशन? इंडिया का स्मार्टफोन। ए और रेडियस में क्या है कि ए और रेडियस का कोई फिक्स रिलेशन बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्यूपाइड है और यहाँ पे ये खाली है। बट एग्जैक्टली यदि तुम बोलोगे तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस बनेगा, बट यहाँ पर ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होगा ना। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर अरे देखो, तुम समझने की कोशिश करो, तुम एक क्यूब लो और चारों तरफ से बॉल डालो तो प्रॉपर स्पेसिंग बनेगा ना सबके बीच में। हाँ सर। बट यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग नहीं बनेगा। जैसे मैं इसको तुमको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे ये एक क्यूब है, तो तुमने यहाँ पे भी एटम फिट किया, यहाँ पे भी एटम फिट किया, यहाँ पे भी फिट किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेस बनेगा जब तुमने यहाँ डाला। ठीक है, यहाँ पे स्पेस लेकिन ज्यादा होगा और यहाँ का स्पेस कम होगा। ये समझ में आया? अच्छा तो क्यूब नहीं, मतलब ए अलग अलग है दोनों के लिए? वो अलग आ जाएगा ना। अब जैसे मान लो ये D1 इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा आएगा, यहाँ कम आएगा। अब तुमने हाँ। यहाँ डाल दिया बट इधर डाला ही नहीं, तो स्पेसिंग सिमिलर नहीं है ना। अच्छा समझ गया सर, वो क्यूबिक नहीं। D1 तो ये अजीब टाइप का आ रहा है, D1 इज नॉट इक्वल टू, तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, असिमेट्रिकल होगा। ओके सर, समझ गया। तो ये मतलब एग्जैक्टली क्यूब नहीं है ना? एग्जैक्टली क्यूब तो नहीं है, नीचे भी रखोगे और ऊपर भी रखोगे तो ये वाले जो लेंस होंगे ना, ये ऊपर और नीचे वाला सेम होगा, बट ये दोनों अलग अलग होंगे। मतलब जैसे नीचे वाला जो फिर से नीचे रख देंगे तो ये वाला भी तो D1 ही आएगा, बट ये जो D2 है और ये जो D1 है वो अलग अलग है। ये समझ में आई? हाँ समझा सर। तो इसलिए असिमेट्रिकल बोल दिया इसको। अब ये असिमेट्रिकल है तो ज्यादा मिलता नहीं है, बट ऑब्वियसली हाँ हमारे मतलब कोर्स में भी नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं कि कई बुक्स में होता है। ठीक है, एक लाइन सिमेट्री की रहेगी। हाँ, तो आई होप इट इज क्लियर कि कैसे अनसिमेट्रिकल है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये लिख लो फिर सब लोग। ठीक है, इसको लिख लो अब। देयर इज समबडी जिसके साइड पे काफी नॉइज आ रहा है, कुछ पंखे का या मशीन का। विमलवान मसाला, दाने दाने में केसर कदम। अब ये सारे जो हीरोगिरी करने वाले लड़के हैं, इनका क्या करें? सर राइट इन द चैट बॉक्स। आई हेलो, म्यूट कर दो सर, म्यूट कर दो। म्यूट कर दिया है, अभी तक नहीं आया क्या? आवाज कैसे आ रही? लैग कर रहा है फिर से आवाज इसलिए। ओके, इज द साउंड क्लियर नाउ? हाँ फाइन फाइन। तो अब देखो क्या है कि अब आई होप एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्लियर है। अब आता है क्या, क्रिस्टल सिस्टम। देखो क्रिस्टल सिस्टम क्या है, व्हाट इज अ क्रिस्टल सिस्टम? क्रिस्टल सिस्टम का मतलब क्या है? D1 और D2 वापस बताओ, D1 और D2। अरे देखो क्या है, जो मैं समझा देता हूँ फिर से। मान लो तुमने क्या किया, तुमने इधर एक बॉल फिट किया, ये पहले इस तरह का अरेंजमेंट था, सिंपल क्यूबिक टाइप, 4 बॉल ही थे। अब तुमने बीच में क्या किया, एक बॉल फिट किया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस कम रहेगी ना। यहाँ पर तुमने बॉल फिट किया और यहाँ पे बॉल फिट नहीं किया। अरे असिमेट्रिकल लिखा तो है स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट लिखा ना असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। 3D इमेज नहीं है मेरे पास अभी इसके पास, इसका मिलता नहीं है ना D1 D2 के साथ, गूगल से ही निकालता हूँ, अभी मिला नहीं। तो ये देखो क्या है कि मान लो तुमने यहाँ बॉल फिट किया तो ये डिस्टेंस D1 बना, और यहाँ बॉल फिट नहीं किया तो ये D1 D2 सेम थोड़ी आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसलिए बोला अनसिमेट्रिकल। और वैसे भी तुम ये बात समझ पाए होगे, अब शायद क्लियर हो गया होगा। D2 का सिंपल क्यूबिक जैसा, हाँ वो ऐसा अप्रोक्सीमेटली दिखेगा उस तरह।
तो अब आ जाते हैं हम वापस किसके ऊपर, अपना टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम। देखो अपने पास इंटरस्टिशियल एंगल्स रहते हैं क्रिस्टल सिस्टम में। हमारे पास दो चीजें हैं क्रिस्टल के पैरामीटर्स, एक तो एज लेंथ ए है, बी है, सी है, these are the edge lengths, एंड दूसरी चीज क्या है, अल्फा बीटा गामा इंटरस्टिशियल एंगल्स। इंटरस्टिशियल एंगल्स, आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। एज लेंथ इंटरस्टिशियल एंगल, तो पिछले पीएफ निकाल नहीं, इसमें पीएफ नहीं निकालते ना, अनसिमेट्रिकल है तो पूरा ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसमें, पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकालते हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, कौन सी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है आपको? कौन सी वाली बात हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है? एज लेंथ वाली, इंटरस्टिशियल एंगल वाली, बोल भी तो रहा हूं मैं। देखो ये ए बी सी यदि एज लेंथ है और अल्फा बीटा गामा यदि इंटरस्टिशियल एंगल्स हैं, तो इनसे हम अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे। तो मैं लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, ठीक है। आई विल ट्राई टू इंप्रूव माय हैंड राइटिंग। ओके, तो देखो अपने पास एज लेंथ है ए बी सी और इंटरस्टिशियल एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गामा। तो इससे बहुत सारे, इससे इनके द कॉम्बिनेशन, is this handwriting better now, of the above cell parameters, the combination of above cell parameters give rise to 7 crystal systems। ये टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को बनाते हैं। अब ये लिख लीजिए, क्योंकि क्रिस्टल सिस्टम का हमें एक टेबल बनाना है, उसका फोटो मैं दिखा दूंगा तुम्हें। आई होप यू हैव रिटन दिस मच, इज इट क्लियर? रिटन दिस मच? यस सर। ठीक है, फाइन। तो स्क्रॉल अप, आर्यन मैं दे दूंगा, जिनका छूट गया डोंट वरी, आई विल अपलोड द पीडीएफ इन द ग्रुप। अब देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे थे, तो हम एक टेबल बनाने वाले हैं। टेबल देखो तुमको ये पूरा याद भी करना है साथ में, सीरियल नंबर 1 2 3 4, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 5 6 7। सबसे पहला है क्रिस्टल सिस्टम, एक कॉलम है क्रिस्टल सिस्टम। फिर उसमें नेक्स्ट हम बना रहे हैं एज लेंथ, ठीक है। व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है, एज लेंथ के बाद आता है एंगल्स। कि एंगल्स क्या है, इंटरस्टिशियल एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है। फिर इनका देखेंगे यूनिट सेल कौन कौन सा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक ऑर्डर है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? मोनोक्लिनिक, बिकॉज मैं बोल भी रहा हूं साथ में, ट्राइक्लिनिक, अल्फा बीटा गामा वो इंटरस्टिशियल एंगल्स हैं। अरे हमने पढ़ा था ना एज लेंथ क्या था, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा क्या था, इंटरस्टिशियल एंगल्स। तो ये सेल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड फाइनली रोम्बोहेड्रल। हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। सर फोर्थ मोनोक्लिनिक है क्या? फोर्थ मोनोक्लिनिक है, करेक्ट, मोनोक्लिनिक। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। अब देखो एज लेंथ की बात करें, योर वॉइस इज लैगिंग। अभी भी वॉइस लैग कर रहा है क्या? नहीं अभी नहीं कर रहा सर। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, एज लेंथ की हम बात करें यदि, तो एज लेंथ क्या है, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। एंगल्स हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर आया ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब देखो हेक्सागोनल में भी यही होता है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और डम्बोहेड्रल में होता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और इन सब में होता है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। मोनोक्लिनिक में भी होता है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड ट्राइक्लिनिक में भी होता है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। आई होप ये सीक्वेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर।
ओके ठीक है, कुछ लोगों का माइक चालू होगा, अब रहने दो ना, उसको बार बार सेटिंग में देखना पड़ता है, टेक्स टाइम। तो यदि आप म्यूटेड भी हैं गलती से और आपको म्यूट नहीं किया गया है तो टेंशन मत लीजिए, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करना है। देयर इज अ सीक्वेंस। टेट्रागोनल में क्या होता है, ए इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज 90 डिग्री। ठीक है, मोनोक्लिनिक में क्या है, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मोनोक्लिनिक में बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, 120 भी नहीं होता। ट्राइक्लिनिक में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल जो होता है, हेक्सागोनल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और रोम्बोहेड्रल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, तुम्हें लिखने में कुछ सिमिलैरिटी लग रहा है, कुछ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हमने दिया है क्या, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ जो तुम्हें स्पेलिंग बोलो किसका, रोम्बोहेड्रल, RHOMBOHEDRAL, रोम्बोहेड्रल, रोम RH है वो। अब देखो इसमें खास बात क्या है, इसको तुम देखो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, नीचे भी आया A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अब A इज इक्वल टू B इज नॉट, ये सारे बीच वाले अनइक्वल है। अब ये देखो एंगल A इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो ये फिर नीचे रिपीट हुआ। ठीक है, फिर देखो ये तीनों सेम है, फिर ये इसके साथ रिपीट हो रहा है, तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। थर्ड वाला इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक्स माचिस का डब्बा देखा है, वही होता है। सर वॉइस लैग कर रहा है थोड़ा सा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। इज इट फाइन नाउ? हाँ सर। तो अब देखो इसको याद कैसे करना है, तुमको ऐसे याद करना है, क्लास टेस्ट और मंथली टेस्ट हर रोज, सीटी और एमटी हर रोज, सीक्वेंस याद रहेगा, क्लास टेस्ट और मंथली टेस्ट हर रोज, सीक्वेंस। ठीक है एवरीबॉडी, क्लास टेस्ट ये लिख लेना एक बार, क्योंकि मैं अभी नहीं लिख रहा हूं उसको। क्लास टेस्ट और मंथली टेस्ट हर रोज, क्लास टेस्ट और मंथली टेस्ट हर रोज। तो तुमको क्लास से है क्यूबिक, टेस्ट से है टेट्रागोनल, ओ से है और से ऑर्थोरोम्बिक है, और मंथली है मोनोक्लिनिक, टेस्ट से फिर टाइक्लिनिक, और फिर हर रोज हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल। थर्ड वाला स्पेलिंग ऑर्थोरोम्बिक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलो तो अब ये शायद तुम्हें याद हो जाएगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। तो ये है टेट्रागोनल, सीटी और एमटी हर रोज। अब सेकंड वाला क्या लिखा है आपने? टेट्रागोनल, एज लेंथ, एंगल्स, यूनिट सेल फाउंड। नहीं इन ये सेकंड वाले में क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम में टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ठीक है सर करेक्ट। एज लेंथ याद करने के लिए क्या बोला आपने, कुछ है क्या मतलब? एज लेंथ जैसे ऊपर में a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, नीचे भी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, यहाँ a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c है, इधर भी a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c है, और बीच में सबके a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c दिख रहा है, बीच में 3। तो ऐसे तुम लिख सकते हो। म्यूट कर दो सर। हाँ बहुत ज्यादा आवाज हो गया है अभी। हाँ सर, बहुत आवाज आ रही है सर। अरे अभी तो अनम्यूट के लिए पार्टिसिपेंट नहीं दिया, फिर भी आवाज आ ही रही है। जस्ट ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? अब चैट बॉक्स में लिखो, बहुत ज्यादा आवाज हो रहा था इसलिए म्यूट करना पड़ गया। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, यहाँ पे भी नीचे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, यहाँ पे a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c है। अब आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है। एवरीबॉडी, इज माय वॉइस क्लियर? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। थोड़ा एक्चुअली नेट का देखो कनेक्शन, हो सकता है बीच बीच में फंस जाए, क्योंकि नेट का सबका हो सकता है प्रॉब्लम हो, कई बार हो सकता है मेरे साइड भी हो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं चीजें 2 बार बोल रहा हूँ एटलीस्ट, कोई भी चीज। ठीक है, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, यहाँ पे भी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, यहाँ पे a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c,
और यहाँ पे भी a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, और बीच में तीनों a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c है, तो वैसे तुम एज लेंथ याद कर सकते हो। राज, इज दैट क्लियर? चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, अब देखो एंगल्स की बात करें तो देखो एंगल्स तुम्हें कैसे याद करना है। a इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी है, और ये दो 90 डिग्री वाले हैं, और ये बीच वाले देखो थोड़े से अनइक्वल है, तो ये इसके साथ सिमेट्रिकल है। तो अब देखो मैंने ऐसे लिखा है कि आपको याद हो जाए, और इसको याद ऐसे करना है, सीटी और एमटी हर रोज, मतलब क्लास टेस्ट और मंथली टेस्ट हर रोज। ठीक है, अब इसको साथ में लिख भी लिया होगा तुमने। अब देखो सिंपल क्यूबिक, अब सारे क्रिस्टल सिस्टम में सारे यूनिट सेल नहीं मिलते हैं, तो अभी देखो इधर आ गया एस बी एफ, टेट्रागोनल में आ गया एस बी। एस बी क्या, एस है सिंपल क्यूबिक, बी है बॉडी सेंटर्ड, और एफ है फेस सेंटर्ड। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो एस बी है इसमें, एफ है, और ई है एज सेंटर्ड। फिर हम मोनोक्लिनिक की बात करें तो एस और ई फॉर एज सेंटर्ड। ट्राई क्लिनिक की बात करें तो ट्राई क्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक है। हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल सिर्फ सिंपल क्यूबिक है, और रोम्बोहेड्रल की बात करें तो वो भी सिंपल क्यूबिक है। एस स्टैंड्स फॉर सिंपल क्यूबिक, बी स्टैंड्स फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफ स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड ई स्टैंड्स फॉर एज सेंटर्स क्यूबिक। ठीक है, वो लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, एस है एस सी सी सिंपल क्यूबिक, एस सी लिख देता हूं। बी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। ई है एज सेंटर्ड, ठीक है, और एफ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो अब यदि तुम इनको ऐड करो तो देखो टोटल कितने क्रिस्टल अरेंजमेंट आ रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं देखो तो 1 2 3 2 5 4 9 2 11 और 3 14। तो इसीलिए ऐसा बताया जाता है। शांतनु क्या बोल रहे हो? What are you asking? I could not see. Shantanu, tell me what is your doubt. Again, right? I could not see what you asked. क्या पूछना चाह रहे हो सर? एंगल्स के लिए यूनिट सेल के लिए ट्रिक है? नहीं, एंगल्स के लिए तो कोई ट्रिक नहीं है अपने पास। मैंने तुमको ऐसे लिखवा के दिया है कि तुमको आसानी से याद हो जाए। जैसे ये देखो इसके बराबर है, और ये शुरू में 3 बराबर है, और ये इसके इक्वल है। ट्राई क्लिनिक में सब कुछ अलग अलग है, ये ऐसे याद रखो। मैं फोटो दिखाऊंगा, एवरीबडी डोंट वरी अबाउट इट, आई विल शो यू द फोटो। ठीक है, सबके कैसे फोटो होते हैं। तो 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो इन स्पेस कौन सा ट्रिक? अरे देखो ट्रिक तो यही है याद करने का कि ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ऊपर 90 है नीचे 90 है, ये तीनों इक्वल है और ये इसके बराबर है। और बीच में जो है, बीच में ट्राइक्लिनर का सब कुछ दिक्कत है, उसका सब कुछ पैरामीटर अनइक्वल है। अरे कैसे कैसे लड़के हैं, क्या क्या नाम रखा है? सुपरस्टार बनने वाले हो, क्या नाम रखा है? ओके ठीक है, अब देखते हैं। ई मतलब एज सेंटर्ड क्यूबिक। तो अ टोटल ऑफ 14 ब्रेवाइस लैटिस, ये उस आदमी का नाम था, उस साइंटिस्ट का नाम था, वेयर ऑब्टेन्ड इन स्पेस। टोटल कितने स्पेस में मिले? 14 मिले लैटिस, तो उनको बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिस। ठीक है, तो अब ये आपको याद करना है। देखो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें बेसिकली पढ़ना है सिंपल क्यूबिक और हेक्सागोनल, बाकी चीजें नहीं पढ़नी है। हमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक और हेक्सागोनल ही पढ़ना है इस चैप्टर में, सिंपल क्यूबिक और हेक्सागोनल, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें। सिर्फ क्या पढ़ना है? सिंपल क्यूबिक और हेक्सागोनल। इज दैट क्लियर? अब ये लिख लिया तो हम दिखा दे फोटो तुम्हें। स्क्रॉल डाउन, और कितना स्क्रॉल डाउन, काफी नीचे, इसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं है। ओम प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अरे पिक्स दिखा रहा हूं, तो पिक्स को लेके इतना क्यों एक्साइटेड हो रहा है? What is the last sentence? A total of 14 BRAVAIS, वो साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, वो साइंटिस्ट का नाम है BRAVAIS, साइंटिस्ट का नाम है। A total of 14 lattice were obtained in space। तो ऐसा बोला जाता है कि टोटल जो लैटिस पॉसिबल है, टोटल अरेंजमेंट जो पॉसिबल है, दैट इज 14। ठीक है, जो टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है दैट इज 14। तो उनको बोलते हैं कि स्पेस में जो है वो टोटल 14 ब्रेवाइस लैटिस बनते हैं। अब इनको ऑब्जर्व करके जो सामने लेकर के आया था वो साइंटिस्ट का नाम है वो।
तो आई होप इट इज क्लियर, सबने लिख लिया है? एवरीबडी रिटन? तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अब इसका ये इमेज देख लेते हैं। तो ये अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स तुम्हें दिख रहे होंगे। हमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं दे आर सिंपल क्यूबिक एंड सिंपल क्यूबिक पढ़ने हैं, और पढ़ने हैं कौन से, हेक्सागोनल, दो ही पढ़ने हैं। बाकी सब तो ऐसे ही है। बाकी आपको ये क्रिस्टल डायमेंशन सबके याद करने हैं। तो ये हो गया देखो सिंपल क्यूबिक, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे टेट्रागोनल की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तो C थोड़ा सा देख रहे हो एज लेंथ में अलग है, बट अल्फा बीटा गामा सारे 90 डिग्री। मैच बॉक्स देखा, माचिस का डब्बा, माचिस का जो डब्बा होता है ना वो ऑर्थोरोम्बिक है, जिसमें तीनों A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C होता है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब मोनोक्लिनिक की बात करें, ठीक है, तो मोनोक्लिनिक में देखो क्या है, A is not equal to, यहाँ पर एक्चुअली ये गलती है, मोनोक्लिनिक में A is not equal to B is not equal to C होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डायमेंशन से इक्वल नहीं है, और अल्फा और एंगल्स दिख रहा है। तुम्हें यहाँ पर शायद समझ में आ गया होगा। ब्रेविस लैटिस टोटल अरेंजमेंट्स है, मतलब सारे, जैसे कि यहाँ पर देखो सिंपल क्यूबिक में हमने पढ़ा है, सिंपल क्यूबिक में क्या पॉसिबल था, सिंपल क्यूबिक में था सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर, एज सेंटर सिंपल क्यूबिक में नहीं आता था, इसलिए हमने लिखा है SBF, यानी सिंपल, देखो सिंपल क्यूबिक में तुमने क्या लिखा है, SBF लिखा है ना, ठीक है ना, SBF दिख रहा है। तो और उसी तरह से टेट्रागोनल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है। तो सारे क्रिस्टल सिस्टम में सारे पॉसिबल यूनिट सेल्स नहीं होते पॉसिबल, तो जिसमें जितने पॉसिबल होते हैं सारे अरेंजमेंट्स को यदि कंसीडर करें तो टोटल 14 अरेंजमेंट्स मिलते हैं स्पेस में, और दे आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस, ठीक है। ब्रेविस उस आदमी का नाम था, उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये बात सामने रखी थी। ऊपर से सब सेम लग रहे हैं, तो साइड व्यू देखो जैसे वैसे देखो। तो हमें क्या पढ़ना है, एक तो सिंपल क्यूबिक पढ़ना है और एक हेक्सागोनल पढ़ना है। इज द फोटो क्लियर नाउ? सो कैन वी मूव अहेड? अभी बनाना नहीं है तुम्हें, फोटो तो नहीं बनाना है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा तुम्हें ये अरेंजमेंट। हमें दो ही पढ़ने हैं इस चैप्टर में, एक तो सिंपल क्यूबिक और एक हेक्सागोनल। और तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 14 डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? 3D में दिखाओ ना, 3D में इमेज थोड़ी मिलेगा, ये जैसे क्या मूवी है कि 3D और 2D दोनों में चलेगा। जो मिला वही दिखा दिया, नेट पे 3D इमेज मिला नहीं मुझे। याद नहीं रखना है तुम्हें, वो अरेंजमेंट याद रखना है, जैसे A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा B इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इस तरह से। तो आई होप ये ऑर्थोरोम्बिक में हाँ सब पॉसिबल है। आई होप ये याद हो गया होगा तुम्हें कि हमने कैसे 14 अरेंजमेंट्स की बात करी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? हम कैसे 14 अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आया? मिस्टर नाना, क्या दिक्कत है नाना जी बताइए, क्या नाना पाटेकर हो या क्या है? नहीं, देयर इज समबडी, मोस्टली आई थिंक यहाँ पर जो बच्चे हैं वो या तो लोकल हीरो से इन्फ्लुएंस्ड हैं सब ऐसे ही नाम रखे हैं, वी नीड सुपर हीरोज। वो सर वो आपका आवाज है ना, 3 इडियट्स में राजू का एक्सीडेंट हो जाता है, उससे उसके बाद से कैसे सुनाई देता है, वैसे ही सुनाई दे रहा है। अबे ये कौन है रे? सर मैं नहीं हूं। फाइन फाइन, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब हम आ जाते हैं देखो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के ऊपर। देखो हमें यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी क्या आएगा? डेंसिटी आएगा मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप ये तो सबको पता है। तो अब मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। अब देखो मास हमें यूनिट सेल में कैसे निकालना है, मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? देखो यूनिट सेल में Z एटम्स होते हैं, राइट? यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? Z। और एक
एटम का मोलर मास होता है m, ठीक है। तो ये तुम्हें यदि हमें समझना है कि मास ऑफ यूनिट सेल हमें निकालना है, तो देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम्स हैं z, और उस एटम का मोलर मास क्या है, मोलर मास है m, ठीक है। तो यानी कि आप फिर से एक्सप्लेन करोगे, अरे वही देखो हमें डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी है। तो एटम्स की मास की यदि हम बात करें, यदि हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही है तुम्हें तो ये फिर से लिख देता हूं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एटम्स की नंबर की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं z, ठीक है। मास ऑफ Na एटम्स यानी अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स यानी एक मोल एटम्स की मास होती है m, ठीक है। तो हम तो एक एटम की बात करें, मास ऑफ वन एटम क्या आएगा, मास ऑफ वन एटम आएगा m अपॉन Na, ठीक है। हाँ, मास ऑफ वन मोल एटम हुआ ना, मोलर मास लिया है हमने, मोलर मास m लिया है m ग्राम, तो अब मास ऑफ वन एटम क्या आएगा m अपॉन Na। अब होते उसमें z एटम्स हैं, तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, देखो यूनिट सेल तो एक इमेजिनरी स्पेस होता है, ठीक है। अब यूनिट सेल एक इमेजिनरी स्पेस होता है, और उस इमेजिनरी स्पेस में जो एक्चुअल मास होता है वो एटम्स का मास होता है। तो एक यूनिट सेल में z एटम्स हैं, ठीक है, और z एटम्स में एक एटम का मास m अपॉन Na है, तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल क्या आया, Zm बाई Na, ठीक है। अब ये किस में आ गया, ग्राम में आया, एक पूरे यूनिट सेल का। आई थिंक इट इज क्लियर। प्रथमेश कपूर है, क्या समझ में नहीं आया, मास निकाला कैसे वो समझ में नहीं आया। अरे देखो मान लो तुम्हारे पास एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल में एटम्स का मास होगा ना, ये यूनिट सेल तो इमेजिनरी होता है, तो जैसे मान लो सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट का जो मास होगा वो सिंपल क्यूबिक के एटम्स का मास होगा। इज दैट क्लियर, क्योंकि अरेंजमेंट तो खाली होता है, ठीक है। मोनोक्लिनिक में S एंड B होना चाहिए, मोनोक्लिनिक में S और E होता है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, S एंड B के लिए डोंट वरी अबाउट दैट, वो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं। टोटल 14 अरेंजमेंट्स होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। S और B वाली टेंशन मत, S और E है मेरे पास जो है डेटा शीट, उसमें क्या होता है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट। तो अब इस पे आ जाते हैं वापस, मास ऑफ यूनिट सेल क्या आया, Zm बाई Na, ग्राम में आया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, a क्यूब, बिकॉज एज लेंथ a है तो वॉल्यूम आ जाएगा a क्यूब। अब यदि हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हमें पता चलता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या आया Zm बाई Na और वॉल्यूम क्या है a क्यूब, तो ये आता है Zm बाई a क्यूब Na, और ये किस में आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर, हमने कैसे डेंसिटी निकाला, प्लीज से यस और नो इन द चैट बॉक्स, एंड इफ यस स्टार्ट राइटिंग। कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आई होप डेंसिटी लिख लिया, स्क्रोल अप, ठीक है, स्क्रोल करते हैं अब। तो डेंसिटी आ गया, वॉल्यूम तो मास बाई डेंसिटी होता है, अरे वॉल्यूम, अरे एज लेंथ a है, इसका यदि एज लेंथ a है तो हमें वॉल्यूम डायरेक्टली a क्यूब नहीं मिलेगा यूनिट सेल का, बट हम बात कर रहे हैं यूनिट सेल की मोस्टली सिंपल क्यूबिक की। मैंने बताया ना कि हम लोग जो है सिंपल क्यूबिक की ही बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक और किसके लिए, हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक और हेक्सागोनल के लिए। तो ये सिंपल क्यूबिक के लिए फॉर्मूला है, और हमें दो ही पढ़ने हैं, एक तो सिंपल क्यूबिक और एक हेक्सागोनल, हमें दो ही चीजें पढ़ने हैं, एक तो सिंपल क्यूबिक और दूसरा हेक्सागोनल। तो ये सिंपल क्यूबिक के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। ओके, रिटन एवरीवन, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। Now see, we have a question क्या है, a crystal is made up of
इसका आंसर आपको करना है। टू टाइप्स ऑफ एटम्स, टू टाइप्स ऑफ एटम्स कौन कौन से? ए एंड बी, ठीक है। ए कहां पे है? ऑल दी फेस सेंटर्स। अब ये मान लो यूनिट सेल क्या है? क्यूबिक है, सेल है क्यूबिक, ठीक है, सेल क्यूबिक है। और बी कहां है? बी है कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर पे। तो क्वेश्चन है डिटरमिन द फॉर्मूला ऑफ यूनिट, द फॉर्मूला फॉर द यूनिट सेल। यूनिट सेल का ए का यूनिट तो एटॉमिक रेडियस के बराबर होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब कैसे डेंसिटी यूनिट में हुआ? क्या बोल रहा है ये? ए का यूनिट तो एटॉमिक रेडियस, ए एटॉमिक रेडियस के बराबर होगा तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होगा ना। ए का वेदांत, इज दैट क्लियर? क्या पूछना चाह रहे हो तुम? देखो ये बहुत सिंपल है, अब सबका आंसर आ गया होगा। A3B2 A3B2, ठीक है। देखो ए कहां पे है? ए है फेस सेंटर्स पे, तो ए हो जाएगा 6 इंटू 1/2 3, और बी एक बॉडी सेंटर पे कंप्लीटली आएगा, ठीक है, और प्लस कॉर्नर्स पे आ जाएगा 8 इंटू 1/8। तो ए 3 हो गया और बी 2 हो गया, तो इट इज A3B2। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब मान लो सिमिलर है, क्यूबिक अरेंजमेंट ही आपको कंसिडर करना है। यू हैव टू कंसिडर क्यूबिक अरेंजमेंट, इज दैट क्लियर? क्यूबिक अरेंजमेंट। यहाँ पे ए क्या है? ए इज एट एज सेंटर्स, सारे एज सेंटर्स पे है, ऑल एज सेंटर्स प्लस बॉडी सेंटर। और बी कहां है? बी है फेस सेंटर प्लस कॉर्नर। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं समझा, ध्यान भी दे रहे हो? क्वेश्चन 1, अरे देखो इस क्वेश्चन में क्या है? ए इज एट ऑल द फेस सेंटर, तो सारे फेस सेंटर पे है, तो 4 इंटू 1/2 आएगा ना, 3 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ये समझ में आया? ए सारे के सारे फेस सेंटर पे है, तो फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और 6 इंटू 1/2 क्या आया? 3 आया। इज दैट क्लियर? उसी तरह बी कहां पे है? बी बॉडी सेंटर पे है, तो बॉडी सेंटर पे कंप्लीट आएगा, और सारे कॉर्नर्स पे है, तो 8 इंटू 1/8, तो 2 आ गया। A3B2, इज दैट क्लियर? प्रतीक, इज दैट क्लियर? प्रतीक समझ में आया तुम्हें? किसने बोला प्रतीक को नहीं समझा? और इस केस में देखो, लास्ट वाले केस में क्या है? एज सेंटर समझते हो? व्हाट इज एज सेंटर? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एज सेंटर? अरे एज का सेंटर को एज सेंटर बोलते हैं। एज का जो सेंटर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर। सी व्हाट आई वांट टू से, let us say this is the image, तो ये एज का सेंटर हो गया। तो एज के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा ये समझ में आ रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड? कैन यू टेल मी? एज के जो सेंटर है उस पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ये एटम यदि एज सेंटर पे शेयर्ड है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? दिस विल बी 1/4। सी 1/4 कैसे होगा ये समझा देता हूं मैं। मान लो ये इस तरह का एक एटम है, यूनिट सेल है, और यहाँ पे ये फिट है, तो इसके बगल में भी तो एक इस तरह का यूनिट सेल होगा, इसके एक ऊपर इस तरह का यूनिट सेल होगा, ठीक है। तो अब ये वाला एटम जो है, द एटम एट द एज सेंटर इज शेयर्ड अमंग 4 यूनिट सेल्स, इज शेयर्ड अमंग 4 यूनिट सेल्स। ये समझ में आया होगा सबको? इसमें किसी को डाउट है? तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 4 में शेयर हो रहा है, तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन इनसाइड क्या आएगा? ये आया 1/4। तो एज सेंटर 12 होते हैं और इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। नाउ
यदि हम बात करें एज सेंटर की, तो ए देखो क्या है, 12 एज सेंटर, कंट्रीब्यूशन 1/4 प्लस एक बॉडी सेंटर, तो ये आया 3 + 1 4। और बी की बात करें तो फेस सेंटर 6 × 1/2 प्लस कॉर्नर 8 × 1/8, तो ये आया 4। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा A4 B4 यानी कि AB। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चले हम लोग। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट पेज? अभिषेक बोल रहा है नो। प्रथमेश, क्या डाउट है तुम्हें कुछ? प्रथमेश, डू यू हैव एनी डाउट? उमेश सेज वेट। अभिषेक सेज रिपीट। रिपीट कौन सा करे अभिषेक? पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन या नहीं समझ में आया या फिर पिछला? प्लीज, नहीं, देयर आर समबडी हु आर वेटिंग। नो बट राइटिंग इज पेंडिंग। ठीक है, फिर लिख लो। तब तो फिर से समझो। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये वाला जो एटम एज सेंटर पे है, ये वाला एटम तुम देख सकते हो, इट इज शेयर्ड अमंग 4। जैसे यहाँ पे एक बॉल है, या मान लो ये एक बॉल है, तो ये बॉल 4 क्यूब में शेयर होगा ना, ये 4 क्यूबिक सेल्स में शेयर होगा, तो इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1/4 है। और इस तरह से इसमें 12 एजेस होते हैं, तो 12 × 1/4 कर दिया प्लस 1 कर दिया, तो A 4 आ गया और B भी 4 आ गया। इज दैट क्लियर? क्यूबिक वाला क्या समझाऊं मैं? क्यूबिक बताया है क्वेश्चन में। क्यूबिक बोला है कि तुमको क्यूब अज्यूम करना है, यूनिट सेल को क्यूब अज्यूम करना है, हमें क्यूबिक ही पढ़ना है और हेक्सागोनल पढ़ना है। क्यूबिक क्या है? यूनिट सेल, जैसे तुमने पढ़ा ना अभी, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, तो उसमें तुम्हें क्यूबिक अज्यूम करना है। हमें क्यूबिक और हेक्सागोनल ही पढ़ना है। सर, तो एज सेंटर क्यूबिक से सेल के अलावा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा? अरे बेसिकली कोई तुम्हें अलग टाइप का क्रिस्टल सिस्टम अज्यूम करने के लिए बोल रहा है, और उसमें जो क्वेश्चन है उसमें आंसर करने के लिए बोल रहा है। अरे एंगस्ट्रॉम, वेदांत, तुम एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है? एंगस्ट्रॉम को तुम कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर में, कन्वर्ट तो हो ही जाएगा ना। तो यूनिट एंगस्ट्रॉम में क्यों दिया रहेगा? एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा, तुम उसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, तो तुम्हें सेंटीमीटर में मिल जाएगा। अरे ऐसा यूनिट का ऐसा कुछ नहीं है, केजी पर मीटर क्यूब में नहीं, हम डेंसिटी रखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ऐसा कन्वेंशन ही होता है। एसआई का ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। ओके, तो अब तो नेक्स्ट पेज पे आ सकते हैं ना हम लोग? ठीक है। सी, अभी देखो क्या है, हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं अभी डिस्कस, सो प्लीज ध्यान से सुनो इसको। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। concept of coordination number in concept of coordination number in solid state। देखो सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके चैप्टर है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि कितने, जैसे मान लो एक अरेंजमेंट है, जैसे 1D की बात करें, मान लो 1D में एटम्स अरेंज्ड है ए ए ए ए ए ए, ठीक है? तो अब इस तरह से एटम्स अरेंज्ड है वन डायमेंशन में, और सारे एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन बोलेंगे इसको, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, बिकॉज इसके जस्ट बगल वाले 1D मतलब सिंगल लाइन, इसके जस्ट बगल में 2 एटम्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर्स, सबसे नजदीक में कितने पड़ोसी हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक होता है कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस। कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन द, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ एडजेसेंट, नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब एडजेसेंट ही हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स।
देखो वन डायमेंशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ये समझ में आया? वन डायमेंशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इज इट क्लियर? अरे वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इसके सबसे नजदीक में कितने पड़ोसी हैं? से यस और नो? ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे वन डायमेंशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट, यदि इसका रेडियस हम बताते हैं, लेट्स से इट्स रेडियस इज r, तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस आएगा 2r। मतलब जैसे दो एटम्स रखे हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक्सप्लेन करना है हमें, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर? जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन वन डायमेंशन। तो ये जो एटम है, ये इसका रेडियस r है, ये इसका रेडियस r है। So this center to center distance is 2r, and first coordination number is 2. Is that clear? Is that clear? ओके फाइन। तो अब देखो मतलब मैं फिर से एक बार समझाता हूं। देखो क्या है, ये वन डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, तो वन डायमेंशन में एटम्स को हमने स्ट्रेट लाइन में रख दिया। वन डायमेंशन में एटम्स को हमने स्ट्रेट लाइन में रख दिया है। तो अब देखो स्ट्रेट लाइन में रखा तो इसका नियरेस्ट पड़ोसी कितना हुआ? 1 और 2, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन हो गया 2। ठीक है, अब इसके बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, व्हाट इज दैट? जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो तो 2r ही होगा ना। इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इज दैट क्लियर और डाउट है? 4r। 4r तुम्हें क्यों लग रहा है? 1d इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे देखो मैं 2d समझा देता हूं, देखो 2d ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस टॉक अबाउट 2d। देखो 2 डायमेंशन में हम ये देखते हैं, तो 2 डायमेंशन में जैसे ये एक एग्जांपल, इसको जैसे 2 डायमेंशन में ये एक एटम है, 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 ये एक एटम है। ठीक है, ये एक एटम आया, ये 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 एटम आया। अब लेट अस टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम 1। तो अब बताओ कि सबसे 1d है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2d में भी फर्स्ट कोऑर्डिनेशन होगा। जैसे ये एटम नंबर जो 1 है, 1 के नियरेस्ट नेबर्स कौन से हैं बताओ? 2, 3, 4 एंड 5। ये समझ में आया? ये जो एटम 1 है उसका नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन क्या है? उसके सबसे नजदीक में कितने एटम्स हैं? 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके जो नियरेस्ट बोल सकते हो नेबर्स हैं वो है 4। तो ये इस 1 का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन हो गया 4। इज दैट क्लियर? ये बताओ, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन का मतलब जो सबसे नजदीक में जितने नेबर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो एटम नंबर 1 का नियरेस्ट हम बताएं यदि, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कितना आ रहा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन आ रहा है 4। आई होप इट इज क्लियर। अब बताओ डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस बताओ क्या है? यदि इसका रेडियस r है और इसका डिस्टेंस, इसका भी रेडियस r है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस क्या आएगा? हाँ, जो एटम्स टच करते हैं उनको ही बोलेंगे, या फिर जो सबसे नजदीक में है। अरे जैसे मान लो तुम इसको एक क्यूब बनाओगे, तो यहाँ पे एक क्यूब बनेगा, फिर अब ये दूसरे जो पड़ोसी हैं जो सबसे नियरेस्ट पे आ रहा है, ये एक क्यूब बनेगा। तो अब देखो क्यूब नहीं, स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे 2D में। तो ये वाला क्यूब छोटा है ना, या फिर ये वाला स्क्वायर छोटा है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन वाला है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन के लिए है, और ये क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेशन के लिए है। इज दैट क्लियर? से यस और नो? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन का डिस्टेंस 2r होगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब सेकंड कोऑर्डिनेशन देखो, सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या है? सेकंड कोऑर्डिनेशन इसके जो नेक्स्ट नजदीक में पड़ोसी हैं वो ये वाले हैं ना, जो मैंने लेवल किया। लेट्स से ये श्लोक बताओ। कॉर्नर का रेफरेंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि कॉर्नर के बगल में एटम है ही नहीं ना, हम तो कोई मिडिल वाला लेंगे जिसके आसपास पड़ोसी हो।
कॉर्नर का रेफरेंस नहीं ले सकते, कॉर्नर का लोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा फर्स्ट। अरे फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज 4, नहीं समझे? ओके मैं अलग कलर्स यूज कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। सी यदि तुम इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में ये और ये वाली डिस्टेंस जो है इनके बीच के सेंटर की डिस्टेंस 2r है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन पे लाई कर रहे हैं। ये समझ में आया सुजल? इज दैट क्लियर? हम कैसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस वोट सेकंड कोऑर्डिनेशन 8? क्या पूछना चाह रहे हो? योर क्वेश्चंस आर नॉट क्लियर। अरे ये एटम है, इसके जस्ट बगल में एटम है, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर का डिस्टेंस मिनिमम है, इसलिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन पे आए। और ये जो सेकंड मिनिमम डिस्टेंस है वो ये है ना, सबसे पहला। अरे जैसे तुम रहते हो घर पे, तो तुम्हारे घर के जस्ट बगल में कितने पड़ोसी हैं जो सब जिनके पास तुम सबसे पहले जाओगे, तो जस्ट अगल बगल वाले, तो वो तुम्हारे फर्स्ट कोऑर्डिनेशन हुए। फिर जो उनके बाद जो सबसे नजदीक में आते हैं वो सेकंड कोऑर्डिनेशन हुए, तो और उनके बाद जो आते हैं वो थर्ड कोऑर्डिनेशन हो गए, फिर उनके बाद जो आते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेशन हो गए। कोऑर्डिनेशन का मतलब तुम्हारे जस्ट बगल में कितने पड़ोसी हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो इस एटम के अरेंजमेंट में 2D में जैसे हमने बात किया, तो ये 1 के बगल में 2 3 4 5 है। इज दैट क्लियर? और इसके बाद यदि तुम देखो तो हम ये क्या करते हैं, 6 7 8 9 कर देंगे। ये वाला तो ज्यादा दूर है ना, तो सेकंड कोऑर्डिनेशन भी तो आएगा वही, मतलब 4 ही आया। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? तो सेकंड कोऑर्डिनेशन का डिस्टेंस बताओ कितना आएगा? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस इन दिस केस? डिस्टेंस देखो, ये वाला, ये देखो क्या है, दिस इज 2r एंड दिस इज 2r, तो ये आएगा डिस्टेंस 2r इंटू √2। अब देखो ये समझ में आया है या नहीं आया है? ये समझ में आया है या नहीं आया है? देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, ये नियरेस्ट पड़ोसी कितने हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। वेरिएबल नहीं आएगा। अरे इज दैट क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा इसको लिखो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टू द इन द नेक्स्ट पेज। मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूं तुम्हें। सी मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो मान लो ये 2D अरेंजमेंट है, दिस इज 2D अरेंजमेंट, और यहाँ पे ये एक एटम है, 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 उसके नीचे एटम 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 एटम, ठीक है, फिर एटम 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 एटम। अब यदि हम एटम 1 की बात करें तो इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेशन में 2 3 4 5 आएगा, तो रेफरेंस हमारा क्या है? रेफरेंस आया 1। तो इसके सबसे नजदीक में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से पड़ोसी आ रहे हैं? 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? अरे फर्स्ट कोऑर्डिनेशन समझ में आया? इज दैट क्लियर और नॉट? सेकंड कोऑर्डिनेशन में इसके जस्ट बगल में ये है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में ये है। अब इसके बगल में या तो देखो क्या हो सकता है, इसका पहला कोऑर्डिनेशन की यदि हम बात करें, यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन की बात करें तो 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? नेक्स्ट आएगा या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो ये वाला। तो अब बताओ ये ज्यादा नजदीक है या ये ज्यादा नजदीक है? ऑब्वियसली ये ज्यादा नजदीक है, ऊपर वाला एटम। तो ये जो 7 हुआ, ये जो 8 हुआ, ये आ जाएंगे ना सेकंड कोऑर्डिनेशन पे। इज दैट क्लियर और नॉट? यदि हम 1 की फर्स्ट कोऑर्डिनेशन की बात करें तो 2 है। उसके बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट पे है वो क्या है? या तो ये या तो ये, ठीक है। तो 7 और 8 जो है वो सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस पे हैं। तो अब इधर भी तुम देखोगे तो ये और ये हो सकता है, तो ये 8 और 9 जो है वो सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस पे है, राइट। तो सेकंड कोऑर्डिनेशन की यदि हम बात करें तो क्या आएगा? सेकंड कोऑर्डिनेशन की डिस्टेंस आएगा 7 8 9, मतलब यदि इसको हमने क्या रखा है 7 8 रखा है,
तो इसको 10 कर देते हैं, 9 एंड 10। इज दैट क्लियर नाउ? रेफरेंस 1 नहीं, जरूरी नहीं है रेफरेंस, मैं आपको कुछ भी दे दूंगा, हम लोग अभी 1 के लिए निकाल रहे हैं। अभी समझ में आया नहीं आया? अरे अभी भी नहीं समझ में आया? से यस और नो। अब तो समझ में आ गया होगा। तो बेसिक मतलब यही होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन का, कि कितने जो हैं पहले तुम्हारे नजदीक में पड़ोसी हैं। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। तो राइट इट डाउन एवरीबॉडी, इसको लिख लो अब। ठीक है, अब तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ? अब बताओ कितने लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है? अभी कितने लोगों को क्लियर नहीं हुआ है? सेकेंड कोऑर्डिनेशन का डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो देखो ये वाला डिस्टेंस जो था, ये वाला डिस्टेंस 2r था, ये डिस्टेंस 2r है, ये डिस्टेंस भी 2r है, तो ये क्या आएगा 2√2r। देखो ये वाला डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 1 एंड 2, ये आया है 2r। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 1 एंड 7 क्या आएगा 2r, 2r, तो 2r इंटू √2 ये आएगा ना। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन जो कि 4 है और डिस्टेंस आया 2r। सेकेंड कोऑर्डिनेशन भी 4 है और डिस्टेंस क्या आया, डिस्टेंस आया √2 इंटू 2r। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। लास्ट पेज में भी हम लोग यही लिखे हैं। लास्ट पेज में यदि हम जाना चाहें तो दिस इज द केस। तो देख लो लास्ट पेज में भी हमने यही डिस्कस किया है। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन मतलब सबसे नजदीक में कितने पड़ोसी हैं, सेकंड कोऑर्डिनेशन मतलब जो सेकंड सबसे नजदीक है वो कितने पड़ोसी हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन नाउ? तो इसको लिखिए जल्दी। रिटर्न ये वाला लिख लिया बात तुमने सबने? हैव यू रिटन दिस? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। ठीक है चलो, तो ये नेक्स्ट है। देखो अब देखो, आई होप ये बात तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है और सेकंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन का मतलब सबसे नजदीक में कितने पड़ोसी हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सेकंड सबसे नजदीक में कितने पड़ोसी हैं। आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड व्हाई डू वी स्टडी इट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड व्हाई डू वी स्टडी इट? देखो इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, इसका मतलब देखो सी, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सी, यदि तुम किसी बस में जाते हो और वहां तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम आता है, या फिर बस में सिर्फ तुम ही हो ड्राइवर के अलावा, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा ना। और मान लो लोग 3D में दिखाऊंगा, बट बेसिक चीज तो पहले 2D में ही दिखाऊंगा। बेसिक चीज ये है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, तुम्हारा पहला कितने नेबर है, सेकंड कोऑर्डिनेशन मतलब दूसरे कितने नियरेस्ट नेबर है। तो तुम बस में गए और एक भी बंदा नहीं था तुम्हारे अलावा, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 0 है। जैसे लोग बस में भरने लगे तो वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो बढ़ने लगेगा। इज दैट क्लियर? अब मान लो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर वही है कि सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है। मैं इसको फिर से यदि तुम्हें समझाऊं तो सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या है, जैसे ये मान लो 1, तो 1 के जस्ट बगल में 2 और 3 और 4 और 5। तो अब जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन होएगा वो तो 7 आएगा, 10 आएगा या 11 आएगा। तो बताओ सेकंड कोऑर्डिनेशन में 7 8 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है। सेकंड ही बता रहा हूँ, सेकंड बता रहा हूँ। सेकंड कोऑर्डिनेशन में या तो 7 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। 7 8 एक डिस्टेंस पे, या फिर 11 हो सकता है। तो ज्यादा नजदीक कौन है बताओ, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा नजदीक है या ये वाली डिस्टेंस ज्यादा नजदीक है? 7 और 8 ज्यादा नजदीक है ना। तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर में 7 और 8 आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? सर CD कोऑर्डिनेट डिस्टेंस लिखा है ना, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस जो है, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस क्या आएगा, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस आएगा, ये वाली लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ है 2r, तो ये क्या आएगा √2 इंटू 2r। इज दैट क्लियर या अभी भी डाउट है?
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन यदि तुम्हें समझना है, तुम बस में गए, तुम सिर्फ अकेले हो और कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तो इसका मतलब क्या है, बस में तुम सिर्फ यदि अकेले हो, तुम्हारे साथ और कोई नहीं है, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में देखेंगे हम, थर्ड में तुम निकाल सकते हो, 3D में निकालने वाले हैं, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर बस में 0 होगा। अब जैसे जैसे एज पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा ना, हाँ एज पे चेंज होगा, हम निकालेंगे, बेसिक में बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है, ये बताता है पैकिंग एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है पैकिंग एफिशिएंसी, ऐसा लिखते हैं, इट गिव्स अस an idea of the packing efficiency. It gives us an idea of the packing efficiency. ठीक है। अब यदि कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हाई है तो पैकिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा है और खाली जगह कम है। ये बात समझ में आ रही है। जैसे तुम बस में यदि अकेले थे तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 0 था, अब जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ रहा है, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बदलेगा। तो पैकिंग यदि कोऑर्डिनेशन नंबर तो पहले फर्स्ट का बदलेगा या सेकंड का, फर्स्ट का बढ़ेगा। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है तो सेकंड भी बढ़ेगा ना, क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। जैसे मान लो बस में भीड़ बढ़ रही है तो तुम्हारे नजदीक में जितने लोग हैं वो भी बढ़ जाएंगे और तुम्हारे नेक्स्ट नजदीक में जितने लोग हैं वो भी बढ़ जाएंगे, तुम्हारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नजदीक, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, सेकंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड कोऑर्डिनेशन सारे बढ़ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो पैकिंग एफिशिएंसी कम है। ये बात समझ में आया या नहीं आया? वेरिएबल, इज दैट क्लियर? सेकंड और फर्स्ट दोनों का बदलेगा। तुम बस में अकेले जा रहे थे और कोई नहीं था तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 0 था। अब जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने लगा, ठीक है। अब मान लो बस में बहुत ज्यादा भीड़ है तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन पे पहुंच गए, तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन का मतलब ज्यादा बेहतर पैकिंग है और सारे खाली जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये लिख लो फिर। इसमें अभी भी किसी को डाउट है? ठीक है ठीक है, तो इसको लिखो फिर विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। सिंपल क्यूबिक में एक निकाल के दिखाऊंगा मैं। फर्स्ट सेकंड नहीं, जरूरी नहीं है वेदांत, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और कोऑर्डिनेशन सेकंड कोऑर्डिनेशन दोनों सेम आए। इस केस में सेम आए। तो अब देखो हम कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा देखते हैं कैसे निकालेंगे। सी ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है ना। अब हमें क्या करना है, हमें जो तुम्हें ब्लू कलर की बॉल दिख रही है, ब्लू कलर की बॉल, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है। किसके लिए? ब्लू कलर की बॉल के लिए। तो हम ब्लू कलर की बॉल को रेफरेंस ले सकते हैं, हम किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं वैसे, बट हम ब्लू कलर की बॉल को इसलिए रेफरेंस ले रहे हैं बिकॉज वो सिमेट्रिकल है। अब जैसे मान लो यदि तो हम इसको लेते, यदि ये वाली बॉल को हम रेफरेंस लेते तो इसके बगल में भी तो इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं ना, तो ये सारे एटम्स तो एक जैसे ही हैं। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सारे एटम्स तो एक जैसे ही हैं। तुम इसको रेफरेंस इसलिए हम ले रहे हैं बिकॉज इसके आसपास सारे एटम्स दिखा रहे हैं। यदि इसको मानते तो इसके आसपास एटम्स दिखाते। ये क्लियर है या नहीं है? say yes, हम why are we taking this atom to be reference? Is that clear? Say yes or no, everybody say yes or no, is that clear? ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया है, हमने बीच वाले बॉल को रेफरेंस लिया है बिकॉज यदि हम बगल वाले या कॉर्नर वाले भी पकड़ते हैं तो वो भी एक जैसे ही दिखेंगे। अब देखो समझने की कोशिश करो, ये जो बॉल दिख रहा है तुम्हें उसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे कौन से हैं? ये वाले बॉल दिख रहे हैं तुम्हें 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? देखो हमने क्या किया है, हम ये सिंपल क्यूबिक का लैटिस बनाया है, स्पेस लैटिस। उसका एक बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चर को हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये सिंपल क्यूबिक का स्पेस लैटिस में हम किसी एक एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं। वो एटम कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, हम किसी को भी ले सकते हैं। बट हमने क्या किया है, हमने ये वाले एटम को लिया है रेफरेंस। इज दैट क्लियर? तो हमने ये वाले एटम को इसलिए रेफरेंस लिया है
ताकि हम मतलब ये इसके आसपास वाले एटम्स हम दिखा रहे हैं इस फोटो में। प्रथमेश, इज दैट क्लियर? प्रथमेश, इज दैट क्लियर? जवाब ही नहीं दे रहे हो। तो अब देखो क्या है, वंस अगेन रिपीट। अरे देखो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि ये वाला जो एटम है इसके जस्ट आसपास 1 2 3 4 5 6 वाले एटम्स ही हैं। तो इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे ये 6 एटम है। तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बताइए? इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। आई होप इट इज क्लियर। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन आया 6। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये तो डिस्टेंस कितनी है? तो फर्स्ट मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या है, समझ में आया? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेशन का डिस्टेंस ए आया, इज दैट क्लियर? डिस्टेंस ए कैसे आ रहा है? ओके अब बता सकते हो सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या आएगा? इस फोटो को देख करके सेकंड कोऑर्डिनेशन तुम बता सकते हो क्या? शिवम, राइट, 12 आएगा। मैंने मार्क भी किया है। सेकंड कोऑर्डिनेशन को मैंने 2 मार्क किया हुआ है और थर्ड कोऑर्डिनेशन को मैंने 3 मार्क किया हुआ है। अब खुद सोचो, ये वाले एटम का ये पहला नेबर हुआ, तो दूसरा नेबर कौन होगा? ये वाला जिसको मैंने 2 मार्क किया है। ये बात समझ में आ रही है? लेक्चर 130 तक ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो सेकंड कोऑर्डिनेशन 12 आया, इज दैट क्लियर? सेकंड कोऑर्डिनेशन को मैंने 2 मार्क किया हुआ है। अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो थर्ड कोऑर्डिनेशन कौन सा होगा? थर्ड कोऑर्डिनेशन होगा ये वाला जो हमने 3 रीजन से मार्क किया हुआ है। और 3 रीजन के केस में ये डिस्टेंस क्या है? ये बॉडी का एज है, मतलब बॉडी डायगोनल है, सो इट शुड बी √3a। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, सेकंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड कोऑर्डिनेशन इस तरह से निकालते हैं। देखो थर्ड क्या है, देखो ये वाला एटम का फर्स्ट हो गया, ये सारे फर्स्ट पे आ गए। सेकंड हो गया जिसको मैंने 2 से मार्क किया हुआ है। अब थर्ड पे पहला ये है, ये दूसरा है, तो तीसरा कौन सा नियरेस्ट डिस्टेंस पे? ये है ना। तो इस तरह के 3 वाले रीजन मैंने मार्क कर रखे हैं। वो कितने हैं बताओ? 3 वाले रीजन कितने हैं? 3 वाले रीजन कितने? 8। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन समझ में आया कैसे निकालते हैं? सेकंड कोऑर्डिनेशन समझ में आया कितना कैसे निकालते हैं? और थर्ड कोऑर्डिनेशन समझ में आया कैसे निकालते हैं? तो ये हमें करना क्या है, ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह से निकालना है। हाँ, एक यूनिट सेल के लिए निकाल रहे हैं हम, एक तरह की यूनिट सेल के लिए निकाल रहे हैं। तो ये बेसिक हमने सीखा कि हाउ डू वी कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। इज दैट क्लियर? से यस और नो। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, सेकंड कोऑर्डिनेशन और थर्ड कोऑर्डिनेशन, किसी को डाउट है? ठीक है, तो ये लिखना है तुम्हें तो जल्दी लिख लो। ये YouTube पे देखने, YouTube पे नहीं आएगा, नोट्स डाल देंगे, बट ये नोट्स में स्लाइड्स नहीं आएंगे। ठीक है, फाइन। तो अब देखो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर की इंपॉर्टेंस समझी और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है। तो हमें करना क्या है, हमें अलग अलग यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टेंसेस। सो प्रीवियस स्लाइड देख लो एक बार फिर से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया? एवरीबॉडी स्क्रीनशॉट लिया? ओके, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आईली चैट बॉक्स में लिखिए आप। ठीक है, फिर आ जाते हैं वापस। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई बिलीव। तो अब देखो क्या है, हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टेंसेस। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टेंसेस निकालने वाले हैं।
तो हम सिंपल क्यूबिक की सबसे पहले बात किए हैं, राइट? सिंपल क्यूबिक की बात हमने करी है सबसे पहले। तो अब ये वाला आइटम अपना रेफरेंस था, तो तुम्हें इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेशन तो समझ में आ ही गया होगा, 6 है। तो आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6 और फर्स्ट कोऑर्डिनेशन का डिस्टेंस आया a इफ द एज लेंथ हैपेंस टू बी a। सेकंड कोऑर्डिनेशन बताओ क्या आया? सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या आया? सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या आया? सेकंड कोऑर्डिनेशन एवरीबॉडी 12 आया, गुड। और डिस्टेंस क्या आया? डिस्टेंस आया √2a। Is the distance clear? How is it √2a? ओके, थर्ड कोऑर्डिनेशन क्या आएगा बताओ? थर्ड कोऑर्डिनेशन 8 और डिस्टेंस क्या आया? √3a। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में? तो देखो, अभी जैसे बेसिक हमने सॉलिड स्टेट किया है चालू, इसमें सॉलिड स्टेट में इमेजिनेशन काफी है। सॉलिड स्टेट में इमेजिनेशन काफी है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। यदि कोई चीज इमेजिन नहीं हो पा रही है, सो डोंट पैनिक, ठीक है? उसको थोड़ा समय लगता है। यदि कहीं पे आपको इमेजिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो इट टेक्स टाइम, ठीक है? सो लाइकवाइज यू कैन फिगर आउट, थोड़ा थोड़ा समय लगता है। तो अभी जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हमने, देखो आज के लेक्चर में हमने जो बेसिक चीज करी है, वो बेसिक चीज यही करी है, सारे यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा और बेसिक इंट्रोड्यूस किया है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताता ये है कि कितने पड़ोसी हैं, और फर्स्ट कोऑर्डिनेशन मतलब सबसे नजदीक में कितने पड़ोसी, सेकंड कोऑर्डिनेशन मतलब सेकंड सबसे नजदीक में कितने पड़ोसी। अब देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन का डिस्टेंस कम होना चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेशन का डिस्टेंस फर्स्ट से ज्यादा होना चाहिए और थर्ड का सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। तो इस ऑर्डर में रहेगा तो तुम्हें लग रहा है तुमने सारे कोऑर्डिनेशन सही निकाले हैं। तो आज के लेक्चर में किसी को डाउट है तो बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। If you have any doubt in whatever we have learned today, reply me in the chat box. किसी को किसी भी चीज में डाउट है, थोड़ा सॉलिड स्टेट में समझने का पार्ट जो है ना, उसमें समय लग सकता है आपको, सो डोंट पैनिक, यू कैन आस्क। लास्ट में 5-10 मिनट का हम रोज एक डिस्कशन रख लेंगे डाउट का, जो आपको बचा रहेगा यू कैन आस्क मी इन द लास्ट 10 मिनट्स, यू कैन कीप एन एडिशनल टाइम स्लॉट फॉर दैट। जितने डायमेंशनल उतने कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई लिमिट नहीं है, तुम 10 भी निकाल सकते हो, फर्स्ट डायमेंशन में भी 10 कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकते हैं, ठीक है? पड़ोसी जो तुम्हारे हैं वो किसी भी डायमेंशन में कितने भी आ सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें डायमेंशन का कुछ नहीं है। सेकेंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड कोऑर्डिनेशन 2D में भी आ सकता है, इसी तरह से 3D में भी आ सकता है। तो ये डायमेंशंस का कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं है। सुजल, इज दैट क्लियर? सुजल, इज दैट क्लियर? सुजल, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है अब तक हमने जो पढ़ा उसमें? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है और 2-3 टाइम्स डिस्कनेक्ट भी हुआ, प्लीज यूट्यूब पे डालो। हाँ, इट कैन टेंड अप टू इंफिनिटी, श्योर, ये इंफिनिटी तक जा सकता है, बट तुम्हें 1, 2, 3 से ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर, माइन ऑल्सो डिस्कनेक्टेड, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर एटम की साइज कम हुई तो कोऑर्डिनेशन, देखो एटम की साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बट हाँ रिलेटिवली छोटे एटम्स ज्यादा बड़े लेट से कोऑर्डिनेशन नंबर लेके आएंगे। बट हम मान के चलते कि सारे एटम्स एक तरह की हैं, तो एक तरह की एटम से पैकिंग की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? ठीक है, एज सेंटर का पैकिंग एफिशिएंसी, एज सेंटर का भी ले सकते हो सारे। अरे पैकिंग एफिशिएंसी किसी एटम का नहीं होता है, वो यूनिट सेल का होता है। तो एज सेंटर के पैकिंग एफिशिएंसी नॉट एंड सेंटर, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो तुम? एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ज्यादा मिलता ही नहीं है। कथन, व्हाट यू वांट टू आस्क? हाँ, ये सिंपल क्यूबिक के लिए किया है, फिर हम बॉडी सेंटर और फेस सेंटर के लिए करेंगे, ठीक है? और किसी को डाउट है कुछ? ठीक है, चलो, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।